आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है, गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखना है आप मुझे जेल वापस भेजें। तो आज मियाँ साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस। अस्पताल में कुछ दिन बिताए, टेस्ट कराए, लौट के मियाँ जी जेल को आए। नवाज शरीफ 6 रोज सर्विसेज अस्पताल में रहे। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दी। जेल मुंतकली से कबल नवाज शरीफ से वालिदा और बेटी की मुलाकात। मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक हुक्मरानों से रहम की तवक्को नहीं, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। पिछले 1.5 महीने से सारा दिन शोर मचाते थे नवाज शरीफ साहब को जनाब जेल से निकालो, अस्पताल लेकर। ना दिल लग रहा है ना दाल लग रहा है। अब वो परेशान है, जाना चाहती है लंदन पटरी गली से। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वापस जेल जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि उनकी जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी उसमें ये क्लियरली नहीं लिखा गया था कि उनको हॉस्पिटल में रखा जाए। आले शरीफ का पाकिस्तान में दिल लग रहा है ना दाव। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं ये पतली गली से लंदन जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ को दिल के दौरे का शोर मचाया गया, अस्पताल आने पर कबाब खिलाए गए। शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ ने जेल भिजवाने का मुतालबा नहीं किया, मेडिकल रिपोर्ट्स में अस्पताल रखने का नहीं लिखा, इसलिए जेल मुंतकिल किया। हलीम खान 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। हलीम खान ने एहतसाब अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कोई कंपनी फ्लैट टैक्स रिकॉर्ड से बाहर नहीं, तमाम तफसीलात नैब को फराहम कर दी। अब रिमांड की क्या जरूरत है? बताया गया कि चेयरमैन नैब उनके खत पर नाराज हैं, इसलिए गिरफ्तार किया, मगर खत का कुछ इल्म नहीं। ये समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब के इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत है। फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और रहेगी। नैब इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को मजीद मजबूत करेंगे, मजीद आजाद करने के लिए भी तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को पेश न करने पर इजहार बरहमी। रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक हैं, लगता है बिस्तर पर पड़े पड़े बीमार हो गए। आइंदा सबात पर फर्द जुमायत की जाएगी, मुल्जिम पेश ना हुए तो ऊपर हुक्म देंगे। आशियाना हाउसिंग केस में अदालत की रिमार्क्स। मुल्जिम असरार सईद की अदम पेशी पर भी नैब की सरजरिश, सबात 18 फरवरी तक मुलतवी। बर्मिंघम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एजाज़ में इस्तक़बालिया। शरका का पाकिस्तान की मुस्बत ख़ारजा पॉलिसी पर वज़ीर ख़ारजा को ख़राज तहसीन। करप्ट माफिया से पाकिस्तानी अवाम की जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद की मेयर ऑफ हौंसलो समिया चौधरी से मुलाकात। सरदार अतीक अहमद ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत से आगाह किया। समिया चौधरी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के फलाही कामों से आगाह किया। मैनचेस्टर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वफ्द के एहसास में इस्तकबालिया। ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजबूत कर रही है और शरका का इज़हार ख्याल। बर्मिंघम में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फलाही तंजीम की तकरीबी हलफबरदारी। मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट खालिद महमूद ने तंजीम के नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तंजीम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टर्स को रहनुमाई और सहूलियात फराहम करना है। डॉक्टर्स का खिताब।
برطانیہ کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ احمد نثار بیگ کی نماز جنازہ وکٹوریہ پارک مسجد مانچسٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں برطانیہ بھر سے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی کثیر تعداد کی شرکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا بخاری۔ میرا نام دانش حسین۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 9 بجے کے اس بلٹن میں بات کریں گے ایک ایسے سوال کی کہ کیا کوئی ایک ایسا بھی اسپتال ہے جہاں پر علاج ہو سکے صرف ان کا۔ بلٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں مہک اسلم۔ 9 بجے کے بلٹن کا باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے سزا یافتہ نواز شریف کی بات کی جائے تو نیب ریفرنسز میں سزا یافتہ نواز شریف اسپتال سے دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل۔ نون لیگ کے قائد 6 روز سروسز اسپتال میں رہے۔ مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹرز نے صحت تسلی بخش قرار دی۔ اسپتال میں نواز شریف سے والدہ اور بیٹی نے بھی ملاقات کی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نواز شریف کو 6 روز بعد سروسز اسپتال سے واپس جیل بھیج دیا گیا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ نواز شریف کو ڈاکٹرز کی منظوری سے جیل منتقل کیا۔ پورا میڈیکل بورڈ تھا، اس کی جو رپورٹ کروائی گئی اس رپورٹ میں بالکل یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ان کو ہاسپٹل رکھا جائے۔ اسی رپورٹ کی روشنی میں جو سروسز ہاسپٹل تھا اس میں فیصلہ کیا جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ان کو ڈسچارج کرنے کا، کیونکہ ان کے حساب سے اس ٹائم وہ صحت یاب ہے اور ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں حکمرانوں سے رحم کی توقع نہیں، بات اللہ پر چھوڑ دی۔ ہم ان سے رحم کے طلبگار نہیں ہیں، ہمیں ان کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم کے امیدوار ہیں، اور یہ وقت جو ہے نا وہ سدا ایک جیسا نہیں ہے۔ نواز شریف کی والدہ شمیم اختر بھی بیٹے کی خبر گیری کے لیے پہنچی۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور ان کی بیٹی سروسز اسپتال پہنچے۔ جیل منتقل کیے جانے سے پہلے پی آئی سی کی ڈاکٹر عروج نے نواز شریف کا چیک اپ کیا۔ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے والدہ کی قبر پر حاضری بھی دی۔ آل شریف کا پاکستان میں دل رکھ گیا ہے نہ ہی داؤ۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں یہ پتلی گلی سے لندن جانا چاہتے ہیں۔ شور مچایا گیا کہ نواز شریف کو دل کا دورہ پڑا، اسپتال آنے پر بیف کباب اور سموسے کھلائے گئے۔ گردے کی پتھری لال حویلی کے دم سے جائے گی۔ مہینے بعد آصف علی زرداری اور چھوٹو زرداری بھی شور مچاتے نظر آئیں گے۔ مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ نہ دل لگ رہا ہے نہ دا لگ رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، جانا چاہتی ہے لندن پتھری گلی سے۔ اب وہ اس کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ 1.5 مہینے سے جو شور مچایا ہوا تھا کہ دل خراب، سینہ خراب، حالات خراب، دل کے دورے، آتے ہی جناب انہوں نے بڑے گوشت کے کباب اور جناب سموسوں سے جو ہے وہ توازن ہوئی نواز شریف صاحب۔ ٹیسٹوں کی روشنی میں پھر وہی رزلٹ آ گیا کہ جتنی کوئی بیماریاں ہیں، گردے کے اندر تھوڑی سی پتھری ہے، وہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا وہ لال حویلی میں بھی دم سے ہو جاتی ہے۔ 15 دن رہ گئے یا مہینہ رہ گیا۔ مہینے بعد جناب آل زرداری، آصف زرداری صاحب اور چھوٹو زرداری جناب بلاول زرداری صاحب وہ اسی طرح آپ کو چیختے چلاتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اب ذرا احتساب عدالت کی بات کرتے ہیں تو لاہور کے احتساب عدالت نے آف شور کمپنی اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق کیس میں عبدالعلیم خان کو 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ کوئی کمپنی، کوئی فلیٹ یا کوئی چیز ٹیکس ریکارڈ سے باہر نہیں ہے، صرف چیئرمین نیب سے ناراضی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ آف شور کمپنی اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار علیم خان 9 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ عدالت نے علیم خان کو 15 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور احتساب عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ علیم خان کی بیرون ملک آف شور کمپنیز، آمدن سے زائد اثاثہ جات کی بنیادی تفتیش کرنی ہے۔ علیم خان کا 15 روزہ ریمانڈ دیا جائے۔ علیم خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کو جب بلایا گیا پیش ہوئے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ علیم خان نے موقف اختیار کیا کہ کوئی کمپنی، کوئی فلیٹ یا کوئی چیز ٹیکس ریکارڈ سے باہر نہیں۔ حلفاً کہتا ہوں میرے وکیل کی جانب سے نیب کو بھجوائے گئے خط کا علم نہیں۔
खत की वजह से चेयरमैन नैब सख्त नाराज हैं। कल पेश हुआ तो कहा गया कि आपने जो लेटर लिखा इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त था और इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। आखिरी पेशी पर बुलाया तो नए सवालात दे दिए गए। नैब की टीम सख्त सिक्योरिटी में अलीम खान को एहतसाब अदालत लाई। तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में अदालत पहुंचे। एंटी राइट फोर्स के दस्ते रास्ता क्लियर करवाते रहे। केस की समाअत के बाद अब्दुल अलीम खान को नैब लाहौर ऑफिस वापस ले जाया गया। हुकूमत ने शहबाज शरीफ से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और रहेगी भी। नैब इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को मजीद मजबूत करेंगे, मजीद आज़ाद करने के लिए भी तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। हम ये समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बिल इसलिए ज्यादा आया है कि जब 2013 में शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये गैस की वजारत संभाली थी, इसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब शाहिद खान अब्बासी साहब छोड़ के गए हैं तो 157 अरब रुपए का कर्जा है। शक ये है जिसको दूर करने के लिए ऑडिट जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से इन्होंने बात की है कि इधर उधर की चोरी का जो बिल है वो इनको डाल दिया गया है, लिहाजा उसको जस्टिफाई करने के लिए ऑडिट इम्पोर्ट। 5 वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तान के साथ किया है उसी की वजह से आज हम इस हालत में पहुंचे। जो माजी में रहा है और उसका और इमरान खान का और फर्क क्या है, यही एक फर्क है। 6-7 महीने हो गए हैं, खजाना तो खुद ही परेशान है कि अभी तक किसी ने लूटा नहीं है। नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब के इख्तियारात बढ़ाने की जरूरत, नैब को ताकतवर करने की जरूरत है, इफेक्टिव करने की जरूरत है। और अब आपको बताएं कि लाहौर के एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स ये कि आइंदा पेश ना हुए तो ऊपर हुक्म देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वो ठीक है, लगता है बिस्तर में पड़े पड़े बीमार हो गए। तफसीलात शकील सईद की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत फवाद हसन फवाद और अहद चीमा अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, अदालत ने बरहमी का इजहार किया तो DSP एजाज शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ को सेहत के मसाइल हैं और PAC की मीटिंग भी है। अदालत ने रिमार्क दिया कि उन्हें इस्लामाबाद में रहने की इजाजत किसने दी है। मेडिकल की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि वो अदालत में पेश ही न हो। इसका जवाब स्टेट दी, पुलिस तो सिर्फ चौकीदार का काम करती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ को पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है, नैब की नहीं। अदालत ने रिमार्क दिए, पुलिस क्या करे, वो तो सिर्फ अपना आप बचाती है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया कि उनके मुवक्किल को रीढ़ की हड्डी का मसला है, डॉक्टर्स ने लंबे सफर से मना किया है। अदालत ने रिमार्क दिए, क्यों न उस डॉक्टर को ही तलब कर लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ठीक थे, लगता है बिस्तर पर पड़े पड़े बीमार हो गए हैं। रमजान शुगर मिल्स केस से मुतालिक अदालत ने इस्तफसार किया, अभी तक रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। अदालत ने बताया आज आशियाना केस में फर्द जुर्म आयद होना थी, आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पेश न हुए तो ऊपर हुक्म देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शकील सईद, नाचिटी न्यूज, लाहौर। अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ PTM और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब। अफगान सदर अशरफ गनी ने खुद ही भांडा फोड़ दिया। अफगान सदर अपने मुल्क के हालात से बेखबर, पाकिस्तान का अमन खटकने लगा। अशरफ गनी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से मुतालिक ट्वीट किया था। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। अफगान सदर अशरफ गनी ने खुद ही भांडा फोड़ दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया है। अफगान सदर ने पेशावर मुजाहरे को रोके जाने पर ट्वीट किया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दूसरे मुल्क में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे फैसल रजा खान ने हमें ज्वाइन किया। फैसल बताएगा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर के ट्वीट की तरदीद कर दी, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अफगान सदर ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक गुमराह कुन बयान दिया था, जिसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो है अफगान का जो पाकिस्तान से मुतल्लिक ट्वीट था उसको सरियन मुस्तरद है।
शाह कुरैशी का कहना है कि अफगान सदर के बयान को मुस्तरद करते हैं ऐसी जो है इससे दोनों मुआलिफ ताल्लुकात को जो है वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मामला। फैसल, आप अपडेट कर रहे थे हमें, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफगान सदर के ट्वीट की तरदीद की है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने। उनका ये कहना है कि इस तरह के ट्वीट दूसरे ममालिक में मुदाखलत का तासुर देते हैं। और इस पर रद्द-ए-अमल भी आ रहा है कि वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने यह कहा है कि ऐसे बयानात मज़ाक़ खेज़ हैं, सरहद पार से दहशत गर्दों की पाकिस्तान आमद को रोकना चाहिए। शीरी मज़ारी की जानिब से भी ऐसा रद्द-ए-अमल आया है कि अशरफ गनी का बयान मज़ाक़ खेज़ है। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि अफगान सदर नेटो के साथ मिलकर सरहद पार से दहशत गर्दों की पाकिस्तान आमद को रोकें। यूके बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के लिए इस्तक़बालिया दिया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का फितरी हुस्न दुनिया के सामने पेश करें। सयाहती सरगर्मियों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद तफ़सीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया के दौरे पर हैं, इनके एजाज़ में पीटीआई मिडलैंड्स ने एक इस्तक़बालिया का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से कारकुन, उहदेदार और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्तक़बालिया के शुरका ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ख़ुसूसन कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर शाह महमूद कुरैशी को ख़राज तहसीन पेश किया। पिछले 6 महीने में जो कारकर्दगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके हवाले से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने मीडिया को भी बता दिया, पब्लिक को भी बता दिया कि इंशाअल्लाह वो दिन करीब है कि वो मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान, कि दुनिया के सफाई अव्वल के ममालिक में इसका शुमार होगा। शाह महमूद कुरैशी एज अ फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने इंतहाई अपना जो है अपना ये हाउस ऑफ कॉमन में उन्होंने जो अपना स्टांस पेश किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके के साथ उन्होंने कश्मीरियों की नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशन के अंदर की है, उस पर तमाम कश्मीरी कौम उनको मुबारकबाद। बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे और उन्होंने हमें इतनी होप्स दिखाई कि इंशाअल्लाह ताला जो नए पाकिस्तान के उन्होंने हमसे वादे किए हैं, जो इमरान खान ने वादे किए हैं, वो वादे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बच्चे वहाँ जाके हॉलीडेज भी करेंगे और बच्चे वहाँ जाके पाकिस्तान को सर्व भी करेंगे। हम कहीं भी क्यों जाएं, हम किसी भी और मुल्क में, स्पेन, इटली, व्हाट्स देयर फॉर अस, हमें अपने मुल्क में जाना है, जो हमारी रूट्स है, जो हमारे बुजुर्गों की हड्डियां दफन है, हमें उससे बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की तरफ हॉलीडे के लिए भी अगर जाएं तो पाकिस्तान जाएं, ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो। करते हैं कि इनके दौरा बरतानिया से पाकिस्तान और बरतानिया के तल्लुकात जो है ना मजीद मजबूत होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगी। जो गवर्नमेंट है, जो इनकी पॉलिसियाँ यहाँ इस सरेआम नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि इनके मुल्क के मफाद में, कौम के मफाद में। उस रिश्ते से मौत अच्छी जिस रिश्ते से आती हो परवाज में कोताही। जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के भी इनकी बात की, वो वक्त दूर नहीं है जब कायदे आज़म का और अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब है, जो नया पाकिस्तान है, उसकी तकमील होने वाली है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब को, जिन्होंने कश्मीर की तर्जमानी की और बर्मिंघम में आके लोगों को ब्रीफ किया जिस तरह कश्मीर में जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। इसमें हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जो हमारी दुनिया भर में जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। फखर का वक्त था, उन्होंने जो पाकिस्तान की माशी हालात के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अब पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। इस मौके पर बर्मिंघम में मुस्लिम लीग के बानी रहनुमा राजा इश्तियाक ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान भी किया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें हार पहनाकर पीटीआई में खुशामदीद कहा। इस मौके पर वजीर खारजा को जब स्टेज पर बुलवाया गया तो तमाम शुरका ने खड़े होकर उनका पुरजोश नारों से इस्तकबाल किया।
शाह महमूद कुरैशी ने बरतानिया में पाकिस्तानियों का वालहाना इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से ही उन्हें ये इज्जत मिली है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ही शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर में अहम किरदार अदा किया और इन्हीं की वजह से बैरून मुमालिक पाकिस्तान की पहचान है। हम समझते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की आवाम है, और जितना सरमाया उस पर खर्च होगा उतना पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। हमारी तरजीहात और आपकी तरजीहात में फर्क है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वो करप्ट माफिया से पाकिस्तान के अवाम की जान छुड़वाना चाहते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद की मेयर ऑफ हंसलो समिया चौधरी से मुलाकात, मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और इंसानियत सोच सलूक से आगाह किया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार अतीक अहमद की लंदन के इलाके होंसलो आमद। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद और पाकिस्तानी निजात मेयर ऑफ होंसलो समिया चौधरी से मुलाकात की। इस मौका पर समिया चौधरी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को होंसलो कौंसल काम करने के तरीके और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से किए जाने वाले फलाही कामों से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अतीक ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वतें हैं। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। कश्मीर के लोग एक ऐसी तहरीक के साथ वाबस्ता हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, कश्मीरियों को, जनूबी एशिया को पहुँच रहा है। और जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो सारी दुनिया के आलमी बरादरी के जो मफादात साउथ एशिया में हैं वो तभी महफूज रह सकते हैं कि साउथ एशिया स्टेबल रहे, पीसफुल रहे, किसी बड़े ख़तरे से महफूज रहे। वो ख़तरे से तब महफूज रह सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक हों और दुश्मनी के बजाय दोस्ताना ताल्लुकात हों। वो ताल्लुकात तब ठीक हो सकते हैं कि जब कोर इशू जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है वो जम्मू और कश्मीर का हल तलब मसला है। और ये ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट के अनफिनिश्ड एजेंडे का हिस्सा है और ब्रिटिशर्स उसमें मैन प्लेयर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे। इसलिए उनका बड़ा मॉरल ऑब्लिगेशन है, ग्लोबल ऑब्लिगेशन है कि उस खिते के अंदर इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करना है। उन्होंने कहा कि नॉर्वे की हुकूमत जिस तरह बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए फ़लस्तीन और दीगर ममालिक के मसाइल को हल करने के लिए कोशां है, इसी तरह इसे मसला कश्मीर हल कराने में भी किरदार अदा करना चाहिए। अगर सीरिया के मामले पर, यमन के मामले पर, अफगानिस्तान में तालिबान की और अमेरिकन की मुलाकातें हो सकती हैं, तो मसला कश्मीर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरी क्यों नहीं मिल बैठ सकते, सवाल ही पैदा होता है। मुलाकात में साबिक मेयर होंसलो निसार मलिक, कौंसलर हिना मीर, सोलिसिटर रियाज गुल और दीगर कौंसलर्स भी शरीक रहे। मैनचेस्टर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से आए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। मजीद तफसीलात एतजाज हसन की रिपोर्ट में देखिए। इस्तकबालिया तकरीब के मौके पर पाकिस्तानी वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी, डिप्टी लॉर्ड मेयर आबिद चौहान, सीनियर सहाफ़ियों समेत मैनचेस्टर की कारोबारी शख्सियात भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदारों की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रही है। उनका कहना था कि इस हवाले से कानूनी तब्दीलियां भी लाई जा रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ओवरसीज के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर होना चाहिए। इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। मेंबर पंजाब असेंबली नदीम अब्बास बारा समेत दीगर अफराद का कहना था कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से आगाही हासिल की है। पाकिस्तान वापस जाते ही वो असेंबली में इस हवाले से आवाज उठाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों की परेशानियों को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जी, हम इधर यूके में आए हैं, जो ओवरसीज भाई हैं हमारे, उनके जो मसले मसाइल उनके लिए, तो मैंने इधर बैठे जो भाइयों की गुफ्तगू सुनी है उसमें 1-2 चीज़ें जो हैं वो मैंने नोट की हैं। इंशाल्लाह जाते ही वो हम असम्बली में भी इस आवाज़ को उठाएंगे और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ओवरसीज़ की जो मायूसियाँ हैं वो इंशाल्लाह वो खुशी में बदलेंगी। बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं जिस पे हम इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे। और हमारे आने का मकसद बेसिकली यही था, एक तो कश्मीर के हवाले से हम यहाँ पे आए हैं, जो सॉलिडारिटी कल हमने लंदन में किया, और उसके अलावा ओवरसीज़ हमारे जो भाई हैं यहाँ पे उनसे मिलना, उनके जो इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, उसको सुना है और इंशाल्लाह विल ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उसको एड्रेस कर सकें। आज की ये जो तकरीब है ये दरअसल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल है उनकी निशानदही और वो मैकेनिज़्म जो कि पंजाब ओवरसीज़ कमीशन जो है जिसके आज
वाइस चेयरमैन यहाँ पे आए हैं, उनके साथ MP हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। उनके साथ ये गुफ्तगू का मकसद ये था कि उन तमाम मसाइल को किस तरह एड्रेस किया जाए, उन मसाइल का हल कैसे किया जाए, और वो एप्लीकेशंस और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, वो प्रेस क्लब पाकिस्तान ने उन तमाम मसाइल को उजागर किया है। उनके साथ मैंने बड़ी एक सैर हासिल बहस की है और उन्हें ये बताया है कि जो कम्युनिटी को यहाँ पर मौजूद मसाइल हैं उनको हम हल किस तरीके से करें। पाकिस्तान के अदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, वो किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक वो हो चुके हैं, और वो बिल्कुल जो मुश्किलात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनको मद्देनज़र रख के किए जा रहे हैं। वोटिंग का हक आपको दे दिया गया है, ऑनलाइन अपना वोट आप रजिस्टर करवा सकते हैं, ऑनलाइन वोट कास्ट भी कर सकते हैं, और जो प्रीवियसली हमारे जो इलेक्शन हुए थे उनमें उसको किया भी गया है, वोटिंग हुई भी है। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के मेंबर कामरान बशीर का कहना था कि वो बरतानिया में कश्मीरी कौम के साथ यौम इज़हार यकजहती में शिरकत के लिए आए थे। इस मौके पर अपने हम वतनों से मुलाकात और उनके मसाइल से आगाही हासिल करके उन्हें बेहद खुशी हुई। बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम अपने के कामयाब होने वाले ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी का इनेकाद पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट खालिद महमूद ने तंजीम के नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया में डॉक्टरों की तंजीम अपने की तंजीम साजी का मरहला मुकम्मल होने के बाद बर्मिंघम कौंसलेट में नौ मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर आमर बर्नी सदर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरफान अख्तर ने अपनी दीगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के हमरा हल्फ उठाया। इस मौका पर खिताब करते हुए डॉक्टरों का कहना था कि तंजीम का मकसद पाकिस्तान में आने वाले डॉक्टरों की नौकरियों समेत दीगर सहूलियात फराहम करना है, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करें, और ये मुख्तलिफ लेवल पर होगा। Completely agree with our objectives and our aims to help and support the young doctors coming over from Pakistan and provide them with a community to engage with and further their career, and hopefully can help in that journey. हमारा फोकस ये है कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को जो कि पाकिस्तान से आए हैं या इवन यहाँ के जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपने टैलेंट्स को का इजहार कर सकें जॉइंटली। अपने ने पहले से ही अनाउंस किया था कि हम लोग फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे, और एक डेमोक्रेटिक बॉडी है तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन यूके की इलेक्शन बॉडी ने करवाए हैं, और उसके बाद आज एक इलेक्टेड काबीना ने हल्फ लिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग अगले चंद सालों में डिलीवर करके दिखाएंगे जो हमारे मकासद हैं। जो फर्दर प्रोग्रेशन हो रहा है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए भी और बरतानिया के लिए। वी आर प्राउड कि आज यूके की हिस्ट्री में पहली डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम जो कि इस तरह की एक सिचुएशन हुई है, और आज एक इलेक्टेड बॉडी ने ओथ लिया है, और यकीनन ये पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स यहाँ यूके में हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। उनकी जो प्रॉब्लम्स हमारे पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी ही मेडिकल फ्रेटर्निटी डॉक्टर्स मेल फीमेल यंग एंड ओल्ड उनको रिप्रेजेंट करें, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन ब्रिटिश डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लें, और हम सब मिल के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो आगे हम सबको लेके चले। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमने जूनियर डॉक्टर्स की बेटरमेंट के लिए बनाया है, जहाँ पे हम उनको हेल्प आउट करेंगे, यहाँ पे करियर स्टैब्लिश करने में, उनकी मेंटरिंग के लिए, लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और अगर इफ़ दे आर इन ट्रबल देन वी कैन स्टैंड फॉर देम एंड वी कैन सपोर्ट देम। टुडे आई थिंक इट्स वी मेड अ हिस्ट्री Okay, this is the first democratic organization in the United Kingdom of all Pakistani doctors, and inshallah we're hoping we'll work together with the Pakistani doctors community. This is the first elected representation of all the doctors across the UK and the Northern Europe. मैं आज इलेक्ट हुई हूँ अपने की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। काम यही है कि मैं नए डॉक्टर्स को गाइड करूँ और उनकी मेंटरशिप करूँ, उनको सपोर्ट करूं ताकि वो तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बरतानिया में पहली ऐसी तंजीम मार्ज़ वजूद में आई है जो बरतानिया समेत दीगर मुमालिक में बसने वाले डॉक्टरों की आवाज़ बन सकेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुंतखब होने वाले मेंबरान में डॉक्टर नसीम वड़ाइच, साजिद राउफ, मिसिस सदफ जाफर और दीगर भी शामिल थे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम।
برطانیہ کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ احمد نثار بیگ کی نماز جنازہ وکٹوریہ پارک مسجد مانچسٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں برطانیہ بھر سے مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کی دینی و علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ کریں گی نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد۔ برطانیہ کے ممتاز عالم دین مفکر ملت حضرت علامہ احمد نثار بیگ قادری، جن کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا، ان کی نماز جنازہ وکٹوریہ پارک مسجد مانچسٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں برطانیہ بھر سے مختلف طبقہ فکر کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں علماء اور مشائخ نے شرکت کی۔ نماز جنازہ علامہ نور محمد نے پڑھائی، جبکہ نماز جنازہ کے بعد علامہ سید زاہد حسین شاہ بخاری نے دعائے مغفرت فرمائی۔ علامہ احمد نثار بیگ قادری کا شمار برطانیہ کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ علامہ احمد نثار بیگ قادری جماعت اہل سنت برطانیہ کے بانی اور ترجمان بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ شریعہ کونسل برطانیہ کے چیئرمین بھی رہے۔ علامہ احمد نثار بیگ قادری کی برطانیہ میں دین کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ راجہ واجد، 92 نیوز، روش ڈیل، برطانیہ۔ UK بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ۔ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی اور اوورسیز الائنس فورم کے زیر اہتمام ایتھنز کے مقامی ہوٹل میں آزاد کشمیر کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں یورپ اور پاکستان سے اہم شخصیات کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سیمینار میں یورپ اور پاکستان سے اہم شخصیات کے علاوہ پاکستانی برادری کی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت یونانی ممبران پارلیمنٹ، وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان اور عرب ممالک مصر، شام، فلسطین کے مندوبین، اعلیٰ حکومتی نمائندوں نے شرکت کی۔ Most of the world, because Indian propaganda internationally, they are trying to say that it's a bilateral issue. پروگرام کی صدارت صدر اوورسیز الائنس فورم یورپ چودھری اعجاز حسین پیارا نے کی۔ سیمینار کے مہمان خصوصی بیرسٹر عبد المجید ترمبو تھے۔ شرکاء نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی کر رہا ہے اور ہم بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھاتے رہیں گے۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عبد المجید ترمبو نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا جان چکی ہے کہ بھارت اپنی جارحیت کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ اس وقت پوری دنیا میں بھارت کا مکروہ چہرہ واضح ہو چکا ہے اور کشمیر میں بھارت کو اپنی شکست نظر آ گئی ہے۔ ہم کشمیریوں سے اس سے بہت ہی جذبہ ملتا ہے اور ہم اس تحریک کو آگے لے جانے میں اور طاقت ہمیں حاصل ہوتی ہے اور انشاءاللہ یورپین کنٹریز میں، یورپین یونین میں ہمارا جو کام ہے وہ جاری رہے گا اور اس کو جتنا بھی ہو سکے گا اتنا اجاگر کریں گے، اس کو ایوانوں تک لے جائیں گے جدھر یہ معاملہ میٹر کرتا ہے۔ خاص طور پر ہم یونائٹڈ نیشنز میں، ادھر جنیوا میں، ہیومن رائٹس کونسل میں ہائی کمشنر کے رپورٹ کو ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا مسئلہ ہو جائے کہ وہ ہیومن رائٹس کونسل جو ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن، انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنائے کشمیر کے مسئلے۔ آخر میں اقوام عالم سے اپیل کی گئی کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق جلد سے جلد مل سکے۔ پی ٹی آئی مڈل ایسٹ کے بانی رہنما میاں اویس انجم کی زیر قیادت پارٹی وفد نے متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستانی سفیر معظم احمد خان سے ملاقات کی، جس میں کمیونٹی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے دبئی سے سید مدثر خوشنود۔ تحریک انصاف یو اے ای کے ایک وفد نے پاکستانی سفیر معظم احمد خان سے ملاقات کی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ پاکستانی سفیر معظم احمد خان اور کونسل جنرل آف پاکستان دبئی نے پی ٹی آئی وفد کی تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ پی ٹی آئی مڈل ایسٹ کے بانی ممبر میاں اویس انجم کا کہنا تھا کہ وہ یو اے ای کے مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے کمیونٹی کی خدمات اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سفارت خانہ پاکستان کی شانہ بشانہ کام کریں گے۔ ان سب کی ہماری جو ملاقات رہی ہے ایمبیسڈر صاحب سے اور سی جے صاحب سے، اٹ واز ویری پازیٹیو
اور بڑی کنسٹرکٹیو رہی ہے ان دا سینس کہ ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہاں کمیونٹی کو درپیش مسائل ہیں اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. ہمارے اسکولوں میں جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, جو بچے ہمارے جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فی پے نہیں کر سکتے, ان لوگوں کو وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو ریلیف دے سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سیکٹر پہ بات ہوئی ہے اینڈ وی ہیو پچڈ سرٹن پرپوزلس جس کے اوپر ابھی ایمبیسیڈر صاحب نے بھی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ مل جل کر ہم ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے, اور جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے ریلیف کے لیے we will do that. And I'm very happy and thankful to the ambassador کیونکہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک ایسا ایمبیسیڈر یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں ملا ہے جو پریکٹیکل گراؤنڈ پہ از ویری ایکٹیو اینڈ ہی از ویری پازیٹیو in building the image of پاکستانی کمیونٹی, چاہے ہمارے وہ یہاں حکومتی سطح پہ ریلیشن شپ کی بات ہو یا ہمارے اسکولوں میں جو اسکولوں کی ایکسیپٹنس ایک کرائٹیریا اس کی بات ہو. اینڈ از ویری ویجیلنٹ, اور ان کی نظر ہے, اور ہم مل جل کر ایز اے ٹیم we are all trying our best, striving, struggling for the betterment of the community and for the prosperity of عجمان زون میں پی ٹی آئی کے صدر چودھری عبید اللہ ڈوئیاں نے کہا کہ جن مسائل کی نشاندہی انہوں نے سفیر پاکستان سے کی وہ ان سے بخوبی آگاہ ہیں. میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں, ایمبیسیڈر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ جو مسائل ہیں کمیونٹی کے وہ ان کی نبض کو سمجھتے ہیں. وہ بالکل بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. سفیر پاکستان متحدہ عرب امارات سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی وفد میں چودھری عاشق نواز, میاں جواد عارف, امتیاز بھٹا, جاوید اقبال, اسمام خان, سیدہ صبیحہ زہیب خان سمیت دیگر رہنما شامل تھے. ماسکو میں طالبان اور افغان رہنماؤں کے درمیان 2 روزہ افغان کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی. طالبان کے 10 رکنی وفد کی قیادت شیر محمد عباس ستنگزئی جبکہ افغان وفد کی سربراہی سابق صدر حامد کرزئی نے کی. 2 روزہ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. کانفرنس کا احوال جانتے ہیں شاہد گھومن کی رپورٹ میں. روسی دارالحکومت ماسکو میں 2 روزہ افغان امن کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی. مذاکرات میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور افغان آئین میں ترمیم پر اتفاق ہو گیا ہے. جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق افغان تنازع کے حل کے لیے افغانیوں کے مابین مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. طالبان نے اپنے رہنماؤں کے نام امریکی بلیک لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ بھی کیا. اعلامیے کے مطابق امن مذاکرات کے بعد سیکیورٹی اور دیگر اداروں میں اصلاحات پر اتفاق کیا گیا. افغانستان میں غیر ملکی مداخلت اور افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. فریقین نے اگلی امن کانفرنس قطر میں کرانے پر اتفاق کیا. افغانستان کے ہر علاقے میں بنیادی اسلامی قوانین کا احترام اور پاسداری یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا. مذاکرات کے اختتام پر طالبان وفد کے سربراہ شیر محمد عباس ستانگزئی کا کہنا تھا کہ فریقین بہت سے نکات پر اتفاق کر چکے ہیں. افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے ٹائم فریم پر بات چیت جاری رہے گی. سابق افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ مذاکرات بہت اطمینان بخش رہے. افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا معاملہ بھی حل کے ہی قریب ہے. یو کے بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے, لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ اسکاٹ لینڈ میں بجلی سے چلنے والی پہلی ٹیکسی پاکستانی منظر عزیز قریشی نے حاصل کر لی ہے. ان موقع پر ہمارے نمائندے شاہد میر سے بات کرتے ہوئے منظر عزیز کا کہنا تھا کہ اس ٹیکسی کو زیادہ سے زیادہ خریدنا چاہیے کیونکہ اس کے استعمال سے پیسے کی بھی بچت ہوگی. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. فلی الیکٹرک ہے اور انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے اور فیول اکانومی اس کی بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں بیک اپ پیٹرول جنریٹر بھی ہے جو بیٹری کو چارج کرتا ہے. اور آلسو گلاسگو میں جو نیا لو ایمیشن زون بنے گا اس کے چارجز جو اس سے بھی ایگزامپٹ ہو گئی ہے. اور اوور آل بیسٹ تھنگ ہے انوائرمنٹل فرینڈلی ہے, ہمارے کام کے لیے بہت موزوں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پیٹرول کی کوئی ضرورت نہیں, یہ کیسے چارج ہوگی, کیسے ڈرائیو ہوگی؟ پیٹرول کا بیک اپ اس میں انجن ہے لیکن پیٹرول پہ گاڑی نہیں چلتی الیکٹرک پہ ہی ہے. پیٹرول صرف جنریٹر کو سٹارٹ کرتا ہے اور جنریٹر پھر بیٹری چارج کرتا ہے. جو جنریٹر ہے وہ پیٹرول پہ چلتا ہے. تو کیا فائدے کیا ہیں اس کے ویسے موٹے موٹے تو 2-4 بتائیں گے پلیز. ایک تو بیسٹ تو میں نے پہلے جو کہا انوائرمنٹل فرینڈلی ہے. دوسرا سیٹس اس میں بھی 6 ہیں اور ڈیزیبل ایکسیس جو ہے وہ بھی باقی جتنی ٹیکسیز ہیں باہر ان سے اچھی ہے اس میں. اور سیٹس جو بیک پہ دونوں ہیں
पैसेंजर्स की ड्राइवर के पीछे, वो दोनों ओपन होकर बाहर भी चली जाती हैं। कोई बंदा कोई हैवी हो, किसी की जसामत हो, बंदा इजीली बाहर से आप उसको बिठा के सीट को आप स्लाइड करके अंदर लेके बंदे को आ सकते हैं। और इसके सनरूफ भी ओपन है इसके ऊपर, जो कि अगर दिन अच्छा हो तो लोग व्यू वगैरह भी बाहर देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। ऑल द वे इलेक्ट्रिक भी है और फुली लोडेड हीटेड सीट्स हैं ऑल द वे अराउंड। तो ये रफली कितने की कास्ट की आपको थी? ये टोटल गाड़ी की प्राइस है 68,000, लेकिन मुझे कोई डिस्काउंट मिला है क्योंकि पुरानी गाड़ी जो थी मेरी वो 20 साल उसका पुरानी थी, तो उसका 10 ईयर से ओल्ड जिसकी गाड़ी हो उसको फिर वो 7,500 का डिस्काउंट देते हैं LVC वाले, तो वो मुझे मिला, इस वजह से मैंने पे किया तकरीबन 60 का। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ब्रिक लेन कहें या लंदन की फूड स्ट्रीट, जी हाँ, एक ही जगह के हैं दो नाम। रंग बरंगे और लजीज खाने इंतहाई खूबसूरती से सजाए हों तो क्या ही कहने, महसूर कौन खुशबू ऐसी कि दूर से खाने वालों को खींच लाए। मशरकी लंदन में सजे इन पकवानों का अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। अहले मशरिक को लजीज खानों पर नाज है तो मगरिब में डेरे बसाए तारकीन वतन भी किसी से कम नहीं। मशरकी लंदन के इलाके व्हाइट चैपल में ब्रिक लेन तो मशहूर ही इसीलिए है कि यहाँ के खाने सयाहों को अपनी जानिब खींच लाते हैं। इस तारीखी स्ट्रीट पर सैकड़ों की तादाद में बड़े छोटे फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट हैं, जिन्हें देखकर गुमान होता है कि यहाँ पर लोगों को खाने के अलावा और कोई काम नहीं। खूबसूरती से सजाए प्लेटर हों या फिर लम्हों में बनते नान, टिक्के और कबाब, हर कोई उनसे लुत्फानंदोज होता नजर आएगा। बरतानिया समेत यूरोप और दीगर मुमालिक से आने वाले सियाह कहीं जाएं न जाएं, मगर इस स्ट्रीट पर पेट पूजा के लिए जरूर चाहते हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश हो या फिर अफ्रीकी मुमालिक हों, अहले अरब के पकवान हर कुछ मौजूद है इस ब्रिक लेन पर। आलमी मौसम पर नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं की वजह से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी रियासत विक्टोरिया के इलाके कैरिंग में मिट्टी के तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर डाला। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ही के शिमाल मशरकी इलाकों में हौलनाक सैलाब ने तबाही मचा दी है। 1000 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 1100 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। अब जिक्र करते हैं अमेरिका के मौसम का, जहां रियासत आउटा को शदीद बर्फानी तूफान ने लपेट में लिया हुआ है। नोएल के मकाम पर अब तक रिकॉर्ड 25 इंच बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया की जानिब से सड़कों को साफ करने का सिलसिला जारी है। UK बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।